चलिए, तो ये है हमारे रॉन्स्कियन का फॉर्मूला। आज हम लोग जो भी डिस्कशंस करेंगे वो n=2 के लिए करेंगे। आप इस पूरी थ्योरी को जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करके आप किसी भी जनरलाइज्ड स्पेस के जनरलाइज्ड n के लिए स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रॉन्स्कियन जो n=2 के लिए डिफाइन होता है। ये है एबल्स फॉर्मूला, ये भी इस्तेमाल होता है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो पिछली क्लास में हमने देखी थी। एटलीस्ट वंस डिफरेंशिएबल होता है और नेवर चेंजेस इट्स साइन अंडर यूजुअल कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस को भी हमेशा याद रखिए। जैसे दो क्वेश्चन करेंगे इसके स्टार्टिंग में ही। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन करते हैं अगर सबसे पहले, ठीक है, तो लेट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट यू एंड वी, सॉरी, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ Li एंड LD, Li LD फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले Li LD फंक्शंस को देख लेते हैं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं, लेट अस से y1 इक्वल्स टू है x² एंड y2 इक्वल्स टू है x इंटू मॉड x, देन ठीक है, आपको बताना है कि ये Li है। सो y1 एंड y2 आर Li ऑन आर। दूसरा है, सोच कर बताइएगा, ठीक है, y1 एंड y2 आर LD ऑन आर। सी, neither Li nor LD on whole R, and D is both LD and Li. ठीक है, कैन बी बोथ LD एंड Li। जस्ट थिंक अबाउट इट। जो आपने Li LD वेक्टर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या एक वेक्टर v1 दूसरे वेक्टर v2 के साथ LD होता है इफ इट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वन, या फिर v1 इक्वल्स टू लैम्डा v2, या फिर v2 इक्वल्स टू सम लैम्डा v1 फॉर सम रियल नंबर लैम्डा। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस के बारे में जैसे आप देख रहे हैं y1, पहले इसकी बात पूछी जा रही है, ये x² है और ये x mod x है। तो दो फंक्शंस f और g, ठीक है, f एंड g आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ f इज सम लैम्डा टाइम्स g। ठीक है, f इज सम लैम्डा टाइम्स g। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा लैम्डा प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके लिए x² और x mod x दोनों सेम है, देन दे विल बी LD। नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे ये Li है। तो आपको इसको एनालाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अ क्वेश्चन, इट्स अ कॉन्सेप्ट कलेक्टिवली। ठीक है, तो बताइए, यस, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर। इसमें से क्या सही होगा? आपको क्या लगता है कि, देखिए x² अगर आप देखें, ये एक्स वाई इक्वल्स टू x² है। अगर आप x mod x को ऑब्जर्व करें, पहले तो आप अपना स्टांस बताइए, LD है या Li है? यस, फटाफट, काजोल, LD है या Li? ओके, समझ नहीं आ रहा। देखिए, ओ यहाँ पे तो पढ़े लोग भी गलती कर रहे हैं, Li लिख रहे हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, Li है या LD है, अभी देख लेते हैं। देखो, x mod x को ब्रेक करो, इट इज x² फॉर x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, एंड इट इज -x² फॉर x लेस देन 0। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि लैम्डा इक्वल टू 1 ले लो, तो x² एंड x mod x आर LD। बट कहां पर? लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए कहां पर? जब x पॉजिटिव है, यानी कि r प्लस यूनियन 0, इसके ऊपर, यानी कि इस डोमेन के ऊपर LD है। ठीक है, और अगर मैं आप लैम्डा इक्वल्स टू -1 ले लोगे, तो x² x mod x आर LD ऑन, बताइए कहां पर? r-, ये नेगेटिव डोमेन पे। यानी कि जब आप पॉजिटिव साइड पे होंगे, यहां पर होंगे, तो x² एंड x mod x आर लीनियरली डिपेंडेंट, एक्चुअली दे आर सेम, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि ये दोनों के दोनों LD हो जाएंगे कहां पर? अलग अलग डोमेन r और
यानी आर प्लस यूनियन जीरो और आर माइनस पर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कलेक्टिवली आर पे क्या होंगे, कलेक्टिवली आर पे क्या होंगे, तो हमेशा आपका जवाब होना चाहिए एल आई। क्यों? क्योंकि आप कभी ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि कोई ऐसा लैम्डा जो पूरे आर पे इसको शो कर दे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स एक्स मॉड एक्स। हाँ, जब आप डोमेन को ब्रेक कर लेंगे तब जरूर ऐसा पॉसिबल है कि ब्रेक किए हुए डोमेन में, यस बोलिए, ब्रेक किए हुए डोमेन में आप इसको एल आई एल डी दिखा सकते हैं, यानी कि इस डोमेन में एल डी होगा, दैट इज ट्रू, इस डोमेन में एल डी होगा, लेकिन पूरे डोमेन में क्या होगा, एल आई होगा। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, तो बताइए ये एल डी है या एल आई है? तो याद रखिए दे आर एल आई ऑन होल आर। जब आपसे होल आर में पूछा जाएगा तो दीज आर एल आई फंक्शंस, लेकिन जब आप इसको ब्रेक करके आर प्लस और आर माइनस में ब्रेक करेंगे ना, अगर आप इसको आर प्लस यूनियन जीरो में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब ही आ जाएगा, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए एफ एक्स और जी एक्स सेम हो गए। और यहाँ पर जब आप डोमेन लेंगे आर माइनस तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए, लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गई बात एल आई एल डी की, तो इस पे बेस्ड रॉन्स्कियन की कौन सी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। ठीक है, एल आई एल डी फंक्शन पे बेस्ड रॉन्स्कियन की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अगर वो जो अगर उसको 1 और 2 नंबर दिया हुआ है तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 नंबर दे देंगे। ठीक है, सो इफ y1 एंड y2, मैं आज पूरी थ्योरी n इक्वल टू 2 के लिए डेवलप कर रहा हूँ, इसको जनरलाइज करके आप किसी भी n के लिए लिख सकते हैं। सो इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट, देन Wronskian of y1 and y2 is 0 and vice versa। समझ लीजिए, अगर आपके सॉल्यूशंस y1 और y2 क्या है, LD है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो Wronskian क्या होता है, 0 होता है, एंड वाइस वर्सा। अगर Wronskian 0 है तो हमेशा y1 और y2 क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ऑब्वियसली अब फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बहुत क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी एल आई पे। सो अगर, है ना, इसका काउंटर पार्ट, इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो Wronskian 0 नहीं होगा, बिकॉज 0 होता तो LD हो जाता। इसी का प्रॉपर्टी 3 का काउंटर पार्ट है, देन Wronskian कैन नेवर बी 0, Wronskian कैन नेवर बी 0 एंड वाइस वर्सा। अगर 0 नहीं है तो y1 और y2 LI होंगे। एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, उसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, इसको कॉशन का नाम दे दीजिए। ठीक है, कॉशन दे देते हैं इसको। क्या ये जो भी प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 आप देख रहे हैं ना, प्रॉपर्टी 3 एंड 4 ये कब होल्ड करती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जान लेना, इसको अभी से समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं। प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4 होल्ड if standard assumptions are satisfied, standard conditions, and standard conditions याद आ रही हैं, each constant, each coefficient must be continuous, leading coefficient should not be 0। ठीक है, वो है standard conditions। standard conditions जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं, ओल्ड इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कैसे, अगर आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखना है कि कहाँ गड़बड़ होती है तो उसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि y1 है आपका x और y2 है x e टू द पावर x। देखिए बहुत क्लियर है ये बात कि ये फंक्शन और ये फंक्शन कैसा है, एल आई है। क्यों? क्योंकि ये x है, x इंटू e टू द पावर x, किसी भी लैम्डा को मल्टीप्लाई करके, रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके आप ये प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे कभी भी नहीं, बिकॉज इसमें एक फंक्शन मल्टीप्लाइड है। तो ऐसा, सो आर एल आई है, बट देखना अभी जरा इनका Wronskian निकालिए। मैं ये इसलिए अभी से करा दे रहा हूँ कि हो सकता है आप जब रीडिंग करें तो आपको
ये दिखे x e टू द पावर x, डेरिवेटिव निकाला 1 और इसका आएगा x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x। सॉल्व करेंगे x टू ओके, सो आपका आ जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आया x स्क्वायर e टू द पावर x। जरा ये मुझे बताइए कि ये जो रॉन्स्कियन का वैल्यू है एट रैंडम x, ये जो है ये जीरो होगा क्या कभी? कौन सा वो पॉइंट है जिसके लिए जीरो हो जाएगा? यस बताइए, कौन सा वो पॉइंट है जिसके लिए जीरो हो जाएगा? जीरो के लिए ऑब्वियसली जीरो। इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है, बी क्विक। सो फॉर x इक्वल टू 0 आपका रॉन्स्कियन देखिए क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखना चमत्कार, लेकिन एंड रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो अदरवाइज, और किसी भी पॉइंट के लिए क्या ये कभी जीरो होगा? बिकॉज ये तो नॉन जीरो पॉइंट e टू द पावर x कभी जीरो नहीं होता है, x स्क्वायर केवल जीरो के लिए जीरो होता है। अब इसमें चमत्कार क्या हो गया, आपने दो एल आई फंक्शन लिए, जो भी ध्यान से सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे क्या चमत्कार। आपने दो एल आई फंक्शंस लिए हुए हैं, क्या कैसे हैं एल आई, लेकिन रॉन्स्कियन ने एक हरकत की जो उसको नहीं करनी चाहिए। क्या? एक पॉइंट पे रॉन्स्कियन जीरो है, एक पॉइंट पे रॉन्स्कियन जीरो है, लेकिन बाकी सब पॉइंट्स पे नॉन जीरो है। तो कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो गई? प्रॉपर्टी ये फेल हो गई कि वंस रॉन्स्कियन इज जीरो एट एनी पॉइंट, है ना, एट एनी पॉइंट, देन it must be zero throughout। ठीक है, यस सर। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करी, लेकिन हम जानते हैं कि रॉन्स्कियन की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शंस है ना y1 y2, यहाँ पे देखिए हमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, यानी कि ये जो रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टीज है ये रैंडम फंक्शंस पे वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, रैंडम फंक्शंस पे वर्क नहीं करती है। सब कुछ लिखवा कर दे देता हूँ आपको, तो यहाँ देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ यूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉन्स्कियन doesn't work or do not work for random functions। क्या मैंने यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करी? क्या मैंने कहा कि y1 और y2 किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है? नहीं, मैंने रैंडमली दो फंक्शन चूज किए और मैं चाहता हूँ कि मेरा रॉन्स्कियन वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो प्रॉपर डिफाइन होता है वो करे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब तक आप इसको वेल डिफाइन नहीं करेंगे तब तक ये यूजुअल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉन्स्कियन डजंट वर्क फॉर रैंडम चूजन फंक्शंस, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया कि अगर फंक्शन एल आई है सॉल्यूशंस, तो रॉन्स्कियन नॉन जीरो होता है एंड वाइस वर्सा। एंड अगर सॉल्यूशंस एल डी हैं, अगर सॉल्यूशंस एल डी हैं, यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखा हूं, तो क्या होता है भाई, अगर सॉल्यूशंस एल डी हैं तो क्या होगा, रॉन्स्कियन आपका जीरो। ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ एक और बात है, अंडर स्टैंडर्ड अज्यूमशंस, क्योंकि अगर आपने अज्यूमशंस स्टैंडर्ड नहीं रखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, जरा उसको देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए एक फंक्शन है y1 और दूसरा फंक्शन है y2 और ये LD है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब देयर विल बी सम डेल्टा लैम्डा सच दैट y1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स y2, ठीक है। y1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स y2। अब देखिए होता क्या है, अगर ये फंक्शन LD है तो इनके पास कॉमन जीरो होता है, कॉमन जीरो। आप कहोगे सर कॉमन जीरो का मतलब क्या है? कॉमन जीरो का मतलब होता है इफ देयर एग्जिस्ट सम x0 सच दैट y1 एट x0 इज जीरो, यानी कि y1 फंक्शन का कोई जीरो। इस पे सेट में इस बार क्वेश्चन आया था, अभी दिखाता हूं आपको कैसे। देन y2 विल आल्सो बी जीरो एट x0, इसी को कहते हैं कॉमन जीरो होना। यानी अगर y1 फंक्शन x इक्वल्स टू पाई पे जीरो हो रहा है तो y2 फंक्शन भी ऑटोमेटिकली वहीं पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपने x0 रखा, लैम्डा टाइम्स y2 into x0, since y1 at x0 is 0 because x0 is a zero of y1 function,
देन y2 हैज टू बी 0 फॉर बिकॉज लैम्डा नॉन जीरो लेते हैं आप, ठीक है। सो एलडी फंक्शंस के पास हमेशा कॉमन जीरो होते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर आप रॉन्स्कियन को देखें y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम, अगर आप रॉन्स्कियन को देखें, देखिए अगर एलटी फंक्शंस हैं तो इनके पास कॉमन जीरो होगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो ये पूरा रो जीरो हो गया, और जैसे ये पूरा रो जीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो कॉमन जैसे एलडी होता है तो कॉमन जीरो तो रॉन्स्कियन जीरो, इसलिए यहाँ से आता है, अदरवाइज एलआई रॉन्स्कियन नॉन जीरो, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं रॉन्स्कियन की जो आपको पता होनी चाहिए। अगला, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग रेगुलर बुकलेट फॉलो कर रहे हैं, पर करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ही लॉस है ना। रेगुलरली पढ़ते रहिए बुकलेट्स को, कोचिंग हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना, यू एंड वी। प्रॉब्लम ये होती है हम कोचिंग के भरोसे बैठ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। टू सॉल्यूशंस, इसको ध्यान से देखिए, y1 u and v are two solutions of y double dash plus p of x into y dash plus q of x y equals to 0, defined on आपके बुकलेट का ही क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है ये ए बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है, ठीक है। और याद रखिए CSIR में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होता है सी पार्ट में, तो देखिए क्या एक से ज्यादा, रॉन्स्कियन ऑफ यू वी एट x नॉट is 0 implies u and v are dependent, फिर Wronskian at u comma v is throughout 0 implies u and v are dependent, ठीक है, u and v are dependent। C पूछ रहा है Wronskian of u and v is 0 for some x naught does not imply Wronskian at u comma v is 0 throughout, ठीक है। इस ऑप्शन का क्लियर मतलब क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे जीरो हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रू आउट जीरो है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, इस क्वेश्चन को तो स्टार लगा लो, क्यों, क्योंकि ये आपको सिखा देगा कि रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है और कब नहीं। देखिए, ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है कि Wronskian of u comma v is non-zero for all x, then is non-zero for all x, but so by the time I'm writing, just try to answer it, but u and v are dependent, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ, यस, दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर बी। ओके, ठीक है, बी, आपने कहा कि बी करेक्ट है, यस। एनीवन एल्स, सोच सकते हैं एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं इसमें, दैट्स नॉट एन इशू। सी, बी सी, बी और सी, ओके, देख लेते हैं सी, बी और सी। अच्छा ये बताइए, जो लोग बी और सी बोल रहे हैं, ए में क्या प्रॉब्लम हो रही है? रॉन्स्कियन एक पॉइंट पे जीरो है तो थ्रू आउट जीरो हो गया, और जैसे ही जीरो हुआ तो यू और बी डिपेंडेंट हो गए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जो भी लोग बी और सी बोल रहे हैं वो मुझे ए जस्टिफाई करके बताएं कि ए क्यों गलत है, व्हाई दिस ए इज रॉन्ग। यस, दैट इज रॉन्ग, बट उसके रीजंस हैं। एनीवन एल्स, कोई भी? पी एक्स और पी एक्स के बारे में कुछ नहीं गिवन है। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखो ना, यू के बारे में गिवन है कि ये एलआई सॉल्यूशंस है, सबसे पहला जो पॉइंट मिसिंग है वो ये कि यू और वी जो है वो रैंडम सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है। फिर पी और क्यू के बारे में ये भी नहीं पता कि ये कंटिन्यूअस भी है या नहीं, तो जब तक हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तब तक ये रूल नहीं लग सकता कि एक पॉइंट पे जीरो है इंप्लाइज हर पॉइंट पे जीरो हो गया, हेंस इंप्लाइड यू डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे एक पॉइंट इंप्लाइज ऑल पॉइंट्स, ये तब ट्रू होगा जब हमारे फंक्शंस या हमारी जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड असम्पशंस को सेटिस्फाई करें। ऑप्शन बी की बात करें
तो ऑप्शन बी ठीक है, ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चाहे आप इसमें कुछ दिया हो या ना दिया हो, ये तो बड़ी क्लियर कट है कि अगर जीरो है तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। सी अगर ये जीरो है फॉर सम x नॉट, दैट डज नॉट मीन दैट इट विल बी जीरो, दैट इज आल्सो ट्रू बिकॉज यूजुअल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। लास्ट वाला u v नॉन जीरो है, हर पॉइंट पे नॉन जीरो है, बट u भी डिपेंडेंट, ये तो गलत है। ये तो आप स्टैंडर्ड कंडीशन चाहे सेटिस्फाई ना भी हो रही हो, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर वो डिपेंडेंट होते तो ऐसा कुछ होता, और डिपेंड और रॉन्स्कियन जो है वो कम से कम एक पॉइंट पे तो जीरो जरूर आता, ठीक है। ये CSI या नेट का क्वेश्चन है। अब आप समझ रहे होंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत लोगों को आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो थ्योरी अच्छे से पढ़िए, वही आपको सिखाएंगे। चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है zeros of solutions of linear differential equations, ठीक है, zeros of solutions of linear differential equations. So let us start with this keyword zeros. Zero क्या है? तो मैं कहता हूं कि zero of some function f is defined as collection of all x such that fx is zero, है कि नहीं? तो ये जीरो बन जाते हैं, ठीक है। और बड़ा फेमस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इस बार भी मैंने बड़ा मतलब मुझे सरप्राइज हुआ कि सेट ने इस बार भी उस पर क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट ऑफ जीरोस ऑफ एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब जब कंटिन्यूअस बोल दिया तो जो कंटिन्यूअस के लिए है वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए ऑल्सो डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें अलग कुछ नहीं है, सेम रिजल्ट है। और इंटरेस्टिंगली सेम रिजल्ट आपका एनालिटिक के लिए भी है। एनालिटिक फंक्शंस आर या इज, सॉरी सेट की बात कर रहा हूं ना मैं। बताइए इस बार क्वेश्चन आया था या नहीं? इज, ये देखिए सेट ऑफ जीरोस किसका, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो, डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, या फिर एनालिटिक हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। इन सब के लिए जो सेट ऑफ जीरो होता है वो कैसा होता है? एट मोस्ट काउंटेबल, और ठीक है एज वेल एज, सबसे पहली बात तो ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल से बड़ा सेट हो नहीं सकता। एज वेल एज ये आइसोलेटेड सेट होता है, ठीक है, आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड होता है मतलब नेवर कंटेन्स एनी लिमिट पॉइंट, एक्चुअली बस यही बात है, नेवर कंटेन्स एनी लिमिट पॉइंट। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। मैंने कहा कि ये जो है एस मान लीजिए सेट ऑफ जीरोस है, किसका? एफ का, जिसमें वो सारे एक्स हैं जो जिन पे एफ एक्स जीरो होता है। तो ये ऐसी क्या वजह है कि ये आइसोलेटेड सेट होता है या इसके पास कभी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता? मतलब क्या आफत आ जाएगी अगर जीरोस का सेट जो है, इसका कोई, ये सेट है, इसका कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आपको आइडेंटिटी थ्योरम याद है? कॉम्प्लेक्स में हमने आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ा था, याद है या नहीं? यस और नो? जो अगर ये खासकर जीरोस पे काम करती थी कि अगर यहाँ पे ये जीरोस का कलेक्शन है और इसके पास एक भी जीरो ऐसा है, यानी एक भी पॉइंट ऐसा है जो इसका लिमिट पॉइंट है, याद करिए f ऑफ 1/n इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हम डोमेन लेते थे यूनिट डिस्क डी, तो 1/, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, बट अभी देख लीजिए 1/n का एक, क्योंकि लिमिट पॉइंट 0 इस यूनिट डिस्क में होता था डी में, तो हम क्या कहते थे? योर फंक्शन इज थ्रू आउट 0। तो अगर कोई नॉन जीरो फंक्शन है, ऑब्वियसली ये रिजल्ट नॉन जीरो के लिए है, ठीक है। सो नॉन जीरो, नॉन कांस्टेंट, यानी स्टैंडर्ड है, इसमें कोई वो नहीं, स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो उसके लिए रिजल्ट है, ठीक है। कभी कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि लिमिट पॉइंट होते ही ये थ्रू आउट 0 हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, हमेशा काउंटेबल होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि सेट ऑफ जीरोस ऑफ एनी
कंटिन्यूअस फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन, कुछ भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कैन बी या मे बी सिमिलर टू विच सेट या विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिए कौन से सेट के लिए सिमिलर हो सकता है। पहला ऑप्शन दे देगा नेचुरल नंबर, दूसरा दे देगा आपको रियल नंबर, तीसरा दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर और चौथा देगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल सेट है। तो या तो वो फाइनाइट होगा या फिर काउंटेबल होगा। दूसरी चीज काउंटेबल में भी कैसा, जिसके पास लिमिट पॉइंट ना हो। मतलब हो सकता है एक और ऑप्शन वो दे दे, वो एक ऑप्शन दे दे कि सेट 1/n यूनियन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास लिमिट पॉइंट है, ठीक है। सेट ऑफ जीरोस फॉर एनी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एनालिटिक किसी भी तरह का फंक्शन हो, उसके पास कभी भी जीरो नहीं होता, लिमिट पॉइंट नहीं होता, वो सेट हमेशा आइसोलेटेड होता है और एटमोस्ट काउंटेबल होता है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखें। अब देखिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया सेट ऑफ जीरोस के बारे में। अब हम आते हैं रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन जीरोस ऑफ सॉल्यूशंस। आप कहोगे सर जीरोस ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो देखिए समझ लेते हैं। मान लीजिए लेट y of x be the solution of, ठीक है, या फिर मैं इसको solution of nth ऑर्डर। अच्छा, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए भाई, बाद में ऐसा ना हो आप कह दो सर y इक्वल टू 0 भी तो सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे मैं सेफ साइड लिख देता हूँ नॉन ट्रिवियल, इट हैज टू बी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस। बहुत ये समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये जो कुछ आप पढ़ने जा रहे हैं अभी। सो y ऑफ x अगर एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है किसी भी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या क्या होता है देन, ठीक है, देन क्या क्या होता है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में। सेट ऑफ जीरोस के बारे में बेसिकली रिजल्ट्स हैं। कई बार वो ऐसे सेट ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ऐसे, जो अगर आपको कितनी भी ओडी आती हो, अगर आपको वो रिजल्ट ये चीजें नहीं आती हैं तो आप कभी उसको टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे। सो सेट ऑफ जीरोस ऑफ y, सेट ऑफ जीरोस ऑफ y, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूं एंड एक सेट ही डिफाइन कर देता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक सेट डिफाइन कर देता हूँ, अल्फा बिलोंग्स टू R सच दैट y एट अल्फा इज 0। तो ये जीरोस का सेट हो गया, कौन, ए जो है वो सेट ऑफ जीरो। तो पहला कंडीशन जो है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x नॉट इन A सच दैट y प्राइम एट x नॉट इज 0। आप सोचेंगे ये क्या है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है रिपीटेड रूट का। रिपीटेड रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये अगर x नॉट y का 0 हो गया, मतलब y एट x नॉट इज 0, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x नॉट मतलब कोई भी रियल नंबर आपका जो सोल्यूशन निकल के आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका 0 बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस पॉइंट पे डबल 0 नहीं होना चाहिए, रिपीटेड 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये अगर फंक्शन मैं ले लूं x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के पास रिपीटेड 0 है, इसका सोल्यूशन कौन बनेगा, 0,0। रिपीटेड 0 ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रिपीटेड 0 शुड बी अवॉइडेड। अच्छा, आप कहेंगे सर रिपीटेड 0 को ऐसे क्यों लिखा है, थोड़ा कैलकुलेशन करिए आप भी समझ जाएंगे। ये जो कंडीशन होती है ना, y डैश एट x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब y ऑफ x नॉट इज 0 एज वेल एज y डैश एट x नॉट, मतलब उसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे 0 है, तभी तो रिपीटेड 0 आता है ना, तभी तो रिपीटेड 0 आता है। तो या क्योंकि रिपीटेड जो 0 होता है उसका ऑर्डर कैसे निकालते हो, आपको अगर ना याद हो, चलिए मैं लिख देता हूँ साइड में। ऑर्डर ऑफ एनी 0, किसी 0 का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, एनी 0 ऑफ f
f is first non-zero derivative, मतलब सपोज mth डेरिवेटिव जो है ना वो x नॉट पे नॉन जीरो आ गया, तो समझ लीजिए कि जीरो का ऑर्डर क्या है, जीरो का ऑर्डर है m, जीरो का ऑर्डर हो गया। तो जो डेरिवेटिव पहला नॉन जीरो आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर के पास तो आपने एफ एक्स लिया, एक्स वो एक्स नॉट पे जीरो है, और दूसरा लिया आपने एफ डैश एट एक्स यानी कि 2x वो भी जीरो है, एफ डबल डैश एक्स जब आपने निकाला वो 2 है जो कि नॉन जीरो है। तो देखिए पहला कौन सा डेरिवेटिव नॉन जीरो आया, सेकंड डेरिवेटिव, तो जीरो कौन सा, जीरो का ऑर्डर क्या है, इस x इक्वल टू जीरो का ऑर्डर 2। बताइए क्लियर है या नहीं? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यस सर। कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर है किसी nth ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके पास कभी रिपीटेड जीरो नहीं होता है, हमेशा कैसा जीरो होगा, कैसा जीरो होगा भाई, ऑलवेज पॉजिटिव सिंपल जीरो, सिंपल पोल याद है ना, वैसा सिंपल जीरो। ये पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, ए यानी कि जो सेट है, सेट ऑफ जीरोस कैन नेवर हैव लिमिट पॉइंट। अब देखिए आप भी सोचेंगे कि लिमिट पॉइंट, व्हाई कैन इट नॉट हैव लिमिट पॉइंट? Once it has limit point, then what's the problem? Actually, once it has any limit point x naught, then once it has any point limit point, okay, sorry, I'm back. So a can never have any limit point. आपको पता है a अगर लिमिट पॉइंट रखेगा, सेट ऑफ जीरोस लिमिट पॉइंट रखेगा, तो वही आइडेंटिटी थ्योरम से वो थ्रू आउट जीरो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ये कैन नॉट हैव लिमिट पॉइंट। और अभी मैंने आपको बताया क्या, a is every point of a is an isolated point। ठीक है, every point of a must be an isolated point। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं लिखने जाता हूँ, ऑफ कोर्स a can at most be countable, ये तो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका था। ये सब इसमें क्यों होल्ड हो रहा है पता है, बिकॉज ये अल्टीमेटली क्या है, सोल्यूशन है किसी nth ऑर्डर, तो वंस डिफरेंशिएबल तो होगा ही, यानी कंटिन्यूअस भी होगा। तो जो चीजें अभी हमने कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ये जो पढ़ी है हमने कि काउंटेबल होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, नेवर कंटेन्स एनी लिमिट पॉइंट, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे a can at most be countable set। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ, I'll be happy अगर आप उसको जस्टिफाई कर लें। ठीक है, ऑफ कोर्स जब इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो कोई डेंस सेट नहीं होता। ठीक है, a can never be infinite and bounded simultaneously। ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, कितने दिन बचता है? साइमल्टेनियसली। बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? I'll be happy अगर आप इस प्रॉपर्टी को डिकोड कर पाए। That is very sad, you know। Yes, बताइए। A can never be infinite and bounded simultaneously। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सेट ऑफ जीरो जो है वो इनफाइनाइट भी है और बाउंडेड। अदरवाइज उसके पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा। वेरी गुड, आई थिंक बोल्जानो-वेरस्ट्रेस से। हाँ, वेरी गुड। सो अदरवाइज इसके पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा। कौन गारंटी देता है? बोल्जानो-वेस्ट्रॉस थ्योरम। ठीक है, ये वो सेट है, ये वो थ्योरम है जो कहती है एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ R हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। रियल में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट अगर है
तो हमेशा उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है, और वही तो आपको अवॉइड करना है। तो हर वो कंडीशन जो आपको लिमिट पॉइंट तक लेके जा रही है उसको आपको अवॉइड करना है। इस पे एक छोटा क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सो लेट yx बी अ सोल्यूशन ऑफ, देखिए ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, ये तब पढ़ रहे हैं जब ये अलोन सोल्यूशन है, मतलब ये हर सोल्यूशन के लिए होल्ड करेगा। अभी तो मैंने दो सोल्यूशन नहीं लिए हैं, मतलब आपस में उनका नेचर कंपेयर नहीं किया है। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक सोल्यूशन को देख के भी आप क्या क्या बता सकते हैं। तो देखिए चार पांच चीजें आपने क्लियर कर ली है। इस क्वेश्चन को करते हैं, बी अ सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल्स टू लेट अस से 4, ठीक है, 4 नहीं 0 कर लेते हैं बिकॉज होमोजेनियस के लिए आना चाहिए। सो 0, ठीक है, yx be a solution of y double dash plus 2y dash plus y equals to 0 on 0, 2, then ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसके ऑप्शन बना देता हूँ। ऑप्शन ए, y can have only 2 zeros, y can have finitely many zeros, ठीक है। C, y can never have any zero, and D, y can have infinite zeros. Yes, ये CSI और नेट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। बताइए, वैसे तो थ्योरी अभी अभी पढ़ी है, मुझे लगता है you should be able to answer. Just try to answer it. बोलिए, पिछला थ्योरी जो आपने पढ़ा है उस पे देख के बताइए कि क्या हो सकता है। इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि y जो है कुछ भी रख सकता है, उसका सेट आइसोलेटेड होगा, काउंटेबल, मुझे लग रहा था आप पकड़ लेंगे, काउंटेबल होगा, ठीक है, काउंटेबल होगा, लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। एक्चुअली इसमें से कोई भी आपका मदद नहीं कर रहा है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। हेल्प इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज यू हैव नॉट नोटिस्ड द डोमेन। क्या लिखा हुआ है? 0 to 2, कैसा डोमेन है ये? बाउंडेड। कॉम्पैक्ट की हमें जरूरत नहीं है। इसको देखिए, ये इसको स्टार इसीलिए तो लगाया था मैंने कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यही मदद करेगा आपकी। बाउंडेड डोमेन है, ठीक है। बाउंडेड डोमेन के अंदर आपके कभी इनफाइनाइट जीरोस नहीं हो सकते, क्रॉस कर दीजिए इसको, ठीक है। कैन नेवर हैव एनी जीरो, कभी किसी, अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें कभी ये इंश्योर नहीं किया कि वाई के पास कभी कोई जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये क्लेम कर रहे हैं वाई कैन नेवर हैव जीरो, ऐसा कैसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वाई कैन हैव ओनली 2 zeros, पता नहीं, ये नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, क्या कह सकते हैं? ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, वाई कैन हैव फाइनाइटली मैनी जीरोस, ठीक है। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। इनफाइनाइट नहीं हो सकते, बस इतना बचाना है, बाकी कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलो और प्रॉपर्टी देख, यस और नो फटाफट बताइए। यस सर। अब देखिए कुछ और चीजें हैं। ये तो बात हो गई अकेले y1 की, ठीक है, या अकेले किसी सोल्यूशन की। अब बात करते हैं थोड़ा और जनरल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन, इसको भी ध्यान से सुनिए। सो लेट y1 एंड y2 बी Li सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है। अगर LD होंगे रॉन्स्कियन 0 होगा और वो सारी चीजें होंगी, LD होंगे तो कॉमन 0 भी होगा, ठीक है। तो y1 एंड y2 बी Li सॉल्यूशन, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, ये याद रखिएगा, Li सॉल्यूशंस ऑफ एनी सेकेंड ऑर्डर। देखिए आप इसको nth ऑर्डर भी कर सकते हैं, वहां पे y1 y2 yn के लिए भी ये थ्योरी जनरलाइज कर सकते हैं। मैं n इक्वल्स टू 2 के लिए इसको करवा रहा हूँ। nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल
linear differential equation. Then अब देखिए जब दो सॉल्यूशन पिक्चर में आ जाते हैं तब क्या क्या होता है। देखो ये अलोन y1 और y2 के साथ क्या क्या नहीं हो सकता है, आपने पिछली वाली स्लाइड में देख लिया कि y1 के पास कितने जीरो हो सकते हैं। y1 के पास कभी रिपीटेड जीरो नहीं हो सकते, हमेशा सिंपल जीरो होंगे। और y1 या y2 इंडिविजुअली ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो सोल्यूशन ही, बट उनकी कुछ कॉमन चीजें भी होंगी जो आपको बचानी है। तो देन सबसे पहला पॉइंट y1 and y2 should not have या should never have कॉमन जीरो, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसके लिए y1 और y2 सेम पॉइंट पे जीरो हो जाए। क्यों? अगर ऐसा हुआ ना तो LD का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ रॉन्स्कियन जीरो होने लगेगा और फिर हमारा ये जो LI सोल्यूशन का जो हमने अज्यूमशन लिया हुआ है ना ये फेल हो जाएगा। सो कॉमन जीरो नहीं होना चाहिए अगर LI सोल्यूशन है तो। मतलब मैथमेटिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं, देयर शुड नॉट बी एनी x नॉट सच दैट y1 at x नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू y2 at x नॉट, दोनों एक साथ किसी एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पे जीरो नहीं होने चाहिए। तो कॉमन जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए y1 और y2 के पास सिंपल जीरो होने चाहिए, मतलब रिपीटेड जीरो नहीं होने चाहिए। सो y1 एंड y2 should not have repeated zeros. That is y1 at x naught should not be 0, same time पे y2 at x prime should not be 0. अगर x naught y1 का 0 है, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, x naught tilde नाम देता हूँ, और x naught tilde y2 का 0, तो इनके कॉमन जीरो भी नहीं होने, मतलब रिपीटेड जीरो भी नहीं होने चाहिए। रिपीटेड जीरो का मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो हो जाना चाहिए, तभी तो सिंपल जीरो क्लेम होगा। तो रिपीटेड जीरो भी नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, अच्छा इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको आप क्या कहोगे? इसको हम ऐसे भी कहते हैं, शुड नॉट हैव और डज नॉट हैव मैक्सिमा मिनिमा, या फिर शुड नॉट हैव एक्सट्रीमा, बिकॉज अगर एक्सट्रीमा होगा तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसपे डेरिवेटिव जीरो होगा। शुड नॉट हैव कॉमन एक्सट्रीमा, मतलब ऐसे पॉइंट नहीं होने चाहिए जिसपे उनके डेरिवेटिव एक साथ जीरो हो रहे हो, तो ना तो फंक्शन एक साथ जीरो हो ना उनके डेरिवेटिव एक साथ जीरो होने चाहिए। तो अब मैं इसको हटा सकता हूं। ठीक है, कॉमन एक्सट्रीमा भी नहीं होना चाहिए। फिर और क्या बचाना है आपको? देखिए बाकी जो पीछे पड़ा है वो सब कुछ, लिमिट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ तो बचाना ही है। अब देखिए अगला पॉइंट, बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट, बिटवीन any two zeros of y1, there exist exactly one zero of y2, एक से ज्यादा जीरो दूसरे सोल्यूशन का नहीं आना चाहिए। जीरो ऑफ y2, ठीक है। दो सोल्यूशन है, अगर मान लीजिए दो सोल्यूशन है तो y1 का ये जीरो है और ये जीरो है, तो इसके बीच में y2 का एक जीरो तो आता ही आता है। ठीक है, ये मान लीजिए y1 के जीरो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है तो ये आपका y2 का जीरो कॉरेस्पॉन्ड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक से ज्यादा y2 के यहाँ पे जीरो नहीं आने चाहिए। अच्छा, इसका रिवर्स केस भी होल्ड करता है। अब रिवर्स केस क्या? तो रिवर्स केस ये है, बिटवीन, क्या होगा? बिटवीन any two zeros of y2, there exists exactly one zero of y1, ठीक है। तो जो आप कंडीशन, मतलब एक सोल्यूशन के दो जीरोस के बीच में एक ही जीरो होना चाहिए दूसरे वाले, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए between any two zeros there should be exactly, अब इससे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉरोलरीज निकलती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस निकलती हैं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या है मैं बताता हूं। देखिए अगर सेट ऑफ जीरोस ऑफ y1 इज फाइनाइट, मान लीजिए फाइनाइट जीरोस हैं, इफ जीरोस सेट ऑफ जीरोस ऑफ
y1 इज फाइनाइट, तो क्या आप कह सकते हैं, कैन यू से दैट सेट ऑफ zeros of y2 इज ऑल्सो फाइनाइट? क्या आप कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्यों, बताइए। यस सर, कैसे कैसे कह सकते हैं? बिकॉज उसके दो जीरोस के बीच में इसका एक रहता है ना, उस हिसाब से अगर इसके इनफाइनाइट हुए तो उसके भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, एग्जैक्ट, y1 के भी। यस। तो मान लीजिए कुछ ऐसे फाइनाइट जीरोस हैं, तो इसके बीच में एक ही का स्कोप है ना, एक से ज्यादा थोड़ी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अगर फाइनाइट है तो इसके भी, अगर y2 के फाइनाइट है तो y1 के भी फाइनाइट होंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR नेट में आया हुआ है। पहले तो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, फिर आपको एग्जैक्ट उसका भी क्वेश्चन दूंगा। तो लेट y1 and y2 be two Li solutions of any, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कौन सा ट्रू है, ठीक है। आपको बताना है विच द फॉलोइंग आर ट्रू। तो देखिए सेट ऑफ, ये सेट ऑफ छोड़ देते हैं, लैंग्वेज में ही लिखते हैं। y1, y2 may have infinite zeros, और दूसरा है y1, y2 can never have, चलिए दो ही ऑप्शन रखता हूँ, can never have infinite zeros। तो बताइए कौन सा ट्रू होगा, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। मैं बस यही देखना चाह रहा था, मैं बिफोर मूविंग ऑन टू दैट क्वेश्चन यही देखना चाह रहा था। बताइए कि किसी को लग रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? किसी को लग रहा है कि ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है? नो सर। नहीं, क्या इनफाइनाइट जीरो नहीं हो सकते? कहाँ लिखा है कि फाइनाइट जीरो ही हो सकते हैं? कहाँ पढ़ लिया हमने कि ये केवल और केवल, मैंने क्या बोला था, आइसोलेटेड हो सकते हैं, काउंटेबल जीरोस तक हो सकते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ इनफाइनाइट की बात की जा रही है ना। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मुझे पता था कि कुछ लोग फंसेंगे, अरे भाई पिछले क्वेश्चन में हमने क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था क्योंकि डोमेन बाउंडेड था। अगर इनफाइनाइट हो जाते, अगर इनफाइनाइट जीरो हो जाते तो क्या हो जाता, लिमिट पॉइंट आ जाता, ठीक है। इनफाइनाइट जीरो हो जाते तो लिमिट पॉइंट आ जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्या यहाँ पर डोमेन बाउंडेड है? क्या मैंने डोमेन की यहाँ पे कोई भी बात की? तो जब तक डोमेन No, sir. बाउंडेड नहीं है तब तक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। दिस वाज अ, मुझे पता नहीं था कि इतना ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो एक्चुअली आया हुआ है, करते हैं। सो लेट y1, y2 form fundamental set of solutions of, जैसा लैंग्वेज में आया था वैसे ही लिख देता हूँ, of y double dash plus py dash plus qy equal to 0, a less equal b, p comma q are continuous on closed interval ab। ठीक है, ध्यान से करना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब एक कंडीशन दी हुई है, इफ x नॉट लेस देन x1, यानी x नॉट एंड x1 आर सक्सेसिव जीरोस ऑफ, आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, पिछली थ्योरी पे, सक्सेसिव जीरोस ऑफ y1 इन, यानी कि y1 के दो जीरो हैं इस इंटरवल के अंदर, कौन से, पहला है x0, दूसरा है x1, और x0 पहले x1 बाद में, देन कौन से ऑप्शंस ट्रू हो सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। तो देखिए पहला ऑप्शन है y1 of x can be written as x minus x0 q of x। सेकेंड ऑप्शन
y1 of x can be written as x minus x naught whole square into q of x. Third है y2 of x has no zero in interval x0 to x1. अब आप समझ गए होंगे इस इंटरवल को डिफाइन करने के लिए ये दिया गया था रिलेशन, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बिकॉज विदाउट नोइंग दैट यू कैन नॉट डिफाइन योर इंटरवल. ठीक है. अब लास्ट है y2 at x0 equals to 0 and y2 at x0 is non-zero. Just try this. चलिए भाई शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, यस सम ऑफ यू आर आंसरिंग, ओके ट्राई करिए. देखिए y1 and y2 form fundamental set of solutions. y1 and y2 form fundamental set of solution. इसका मतलब क्या है, ये LI सॉल्यूशन के लिए लैंग्वेज होती है. ठीक है. फंडामेंटल सॉल्यूशन आप लीनियर अलजेब्रा से कवर कर सकते हैं. फंडामेंटल सेट किसको कहते हैं, बेसिस को कहते हैं. ठीक है. किसको कहते हैं, बेसिस को. फंडामेंटल सेट बेसिस, तो बेसिस में कौन होते हैं, LI वेक्टर्स. तो ये LI सॉल्यूशन के लिए एक लैंग्वेज है बस. ये हमें यूजुअल कंडीशन दी हुई है कि ये किसी बाउंडेड डोमेन के ऊपर डिफाइन है, यानी इनफाइनाइट जीरो नहीं हो सकते हैं. लेकिन आपने तो पिछले वाले क्वेश्चन में ही कह दिया कि नहीं सर इनफाइनाइट जीरो नहीं हो सकते हैं, है ना. तो ये थोड़ा बचा के चलिए. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ओके हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सक्सेसिव जीरोस, मतलब y1 at x0 is 0 और y1 at x1 is also 0. ये रहा x0, ये रहा x1. x0 छोटा है, x1 बड़ा है, यहाँ पे दिया हुआ है. अब वो कह रहा है सबसे पहले इस ऑप्शन पे आ जाओ. ठीक है. थ्योरी का इस्तेमाल पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो. क्वेश्चन में से कौन सा इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है उसको समझ के आप ऑप्शन पे आओ. तो देखो सबसे पहले तो बिटवीन एनी टू जीरोस ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन देयर शुड बी एटलीस्ट 1 जीरो ऑफ सेकंड सॉल्यूशन. तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया बताओ भाई, बिकॉज ये कह रहा है नो सॉल्यूशन. ऐसा थोड़ी होता है, एक सॉल्यूशन तो होगा ही. ठीक है ना. अब देखिए यस और नो. यस Yes. सर। Yes, sir. हाँ बोलते Yes, रहा sir. करो भाई, ऐसे थोड़ी, ऐसे मजा नहीं आता यार टीचर को. ये जीरो गया. ठीक है. नो जीरो. अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, y1 is can be written as x minus x0 into some function. ये तो 10th में पढ़ाया जाता है कि अगर x0 y1 का एक जीरो है तो आप उसको x into x0 into some फैक्टर में लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, स्क्वायर प्रॉब्लम है. क्योंकि इस तरह से आप तब लिख सकते हैं किसी फंक्शन को जब x0 जो है वो क्या हो, रिपीटेड जीरो हो. ठीक है. रिपीटेड जीरो. तो ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग. रिपीटेड जीरो तो हो नहीं सकता. क्यों, LI सॉल्यूशन है भाई, रिपीटेड जीरो तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल. अब कौन सा ऑप्शन बचा, लास्ट वाला. तो भाई आप भी कुछ करोगे. लास्ट ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, y2 at x0 is 0 and y2 prime at x0 is नॉन जीरो. ये आपको टेम्प्ट करने के लिए है. इसको तो मैं स्टार दूंगा इस ऑप्शन को. क्यों, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा एक जीरो, x0 एक जीरो है y2 का, बट क्या है, रिपीटेड जीरो नहीं है. कितनी अच्छी बात है, रिपीटेड जीरो तो हमें चाहिए भी नहीं. लाओ इसको सही कर देते हैं. बस वो यही चाहते हैं. क्योंकि मैथ्स में आप समझ लीजिए ये जो सी सेक्शन है ना, ये जेई के फॉर्मेशन से भी डिफिकल्ट होता है. जो नेट का CSI और नेट का जो सी पार्ट है वो जेई के फॉर्मेशन, IIT जेई का जो पेपर बनता है उससे भी. क्यों, क्योंकि उसमें तो ऐसा लिखा होता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 2 and 4 आर. इसमें कुछ नहीं होता ऐसा. इसमें आपको चूज करना है कि कौन से करेक्ट है. उसमें तो एलिमिनेशन का चांस भी होता है, इसमें कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है. एक भी आपने छोड़ दिया वो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन. ठीक है. आप सबने अच्छे से बहुत बार ये रियलाइज किया होगा. अब बताइए क्या, लेकिन यहाँ पे ये देख के टेम्प्ट नहीं हो जाना. क्वेश्चन पे वापस आइए. x0 किसका जीरो है, जरा मुझे बताइए. x0 किसका जीरो है, y1 का जीरो है.
क्या का जीरो है? क्या 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 वो y2 का जीरो बन पाएगा? क्या y1 और y2 जो Li सोल्यूशन है क्या उनके कॉमन जीरो हो जाएंगे? बताइए। नहीं। नो सर। No, sir. No, sir. रॉन्ग। पर ऑप्शन बहुत अच्छा बनाया था भाई, जिन्होंने भी बनाया होगा ऑप्शन बहुत अच्छे से बनाया। ठीक है, तो ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको करेंगे हम लोग। थ्योरम है फंडामेंटल। अच्छा वो जीरोस की बात हो गई भाई। हाँ, सॉल्यूशंस की जरूरत, घर पे जाके एक बार अच्छे से फिर से नोट्स पढ़ेंगे, वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वीडियो भी देखेंगे, रिवाइज करेंगे। कुछ क्लियर नहीं होगा तो अगली क्लास में मिलेंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको मैं रिकॉल करा दूं, आई थिंक लेक्चर नंबर 2, ठीक है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या होमोजीनियस नहीं था उसमें, तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हुआ करता था कि अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q था क्या? ओके, सच दैट y एट x नॉट इज y नॉट। तो अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी मैंने आपसे कहा था फंडामेंटल थ्योरम कभी ये इंश्योर नहीं करता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हमेशा ये बताता है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इस पॉइंट से पास होने वाला यूनिक सोल्यूशन होगा। बताइए याद आया या नहीं? यस सर। ओके, यस। अब इसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं सेकंड पे। लेट a नॉट ऑफ x y डबल डैश a1 ऑफ x y डैश, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लेते हैं, a2 ऑफ x y इक्वल्स टू 0 होमोजीनियस का। तो ये नहीं भूलना कौन सा टूल कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। सच दैट लीडिंग कोएफिशिएंट इज नॉन जीरो एंड a1 a2 a0 ai's are continuous now if above differential equation या फिर above system, ठीक है, above differential equation has a solution, तो फिर वही जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की गारंटी आपको देनी होगी, वो नहीं देगा। so if differential equation has a solution then there exists a unique solution। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन CSI नेट में पूछे गए हैं। हम लोग एक क्वेश्चन आज करेंगे, फिर आगे कल पढ़ेंगे। यूनिक सोल्यूशन on unique solution such that y at x naught equals to alpha comma y prime at x naught equals to beta, यानी अल्फा कॉमा बीटा से, यानी कि इन पॉइंट से पास होने वाला, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला यूनिक सोल्यूशन होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बताती है सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, प्रोवाइडेड सोल्यूशन हो, प्रोवाइडेड सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो क्या सीखने को मिला, इसको डिकोड करो थ्योरम को। पहला पॉइंट क्या, ऑल बेसिक कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। हमेशा याद रखना, तैयारी ऐसे ही किया करो, बेसिक कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। नोट्स जब बनाते हो ना, तो हमेशा किसी थ्योरम को, किसी टूल को अच्छे से पहले समझो कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, तभी आने वाले टाइम में आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑल बेसिक कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। फिर क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव अ सॉल्यूशन, मस्ट हैव अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो भी इस थ्योरम का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर सॉल्यूशन होगा तो काम है भाई। देन it ensures unique solution passing through pair of points या फिर given pair of points ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि given pair of points के लिए unique solution exist करेगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप पकड़ पाएंगे या नहीं। CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं अब आपसे पूछूंगा
कि क्या सच में ये वही ओडी है, वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप लोग पढ़ते हैं, है ना। कभी कभी फीडबैक भी दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ भाई आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी अगर नहीं समझेंगे इन क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकते। आर एल आई सॉल्यूशंस ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो। दिन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, अपनी क्लास का, तो ये लगे भी कि हाँ भाई आखिरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्राइम प्लस एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 0। देन क्या दे दिया गया आपको? दो सोल्यूशन दे दिए गए, ये और ये। क्या बता दिया गया? एल आई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है। देन ऑप्शन नंबर 1, फॉर एवरी एक्स नॉट एंड अल्फा कॉमा बीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, बिलोंग्स टू R3, it has यूनिक सोल्यूशन। जैसे मैं ऑप्शन लिखते जाऊं आपका दिमाग चलते जाना चाहिए। सच दैट y at x naught equals to alpha and y prime at x naught equals to beta। दूसरा, अगर आपने ये कर लिया तो समझ लिया फंडामेंटल थ्योरम आपको समझ में आ गई। फॉर एवरी x नॉट नॉन जीरो अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R3। कभी कभी ऑप्शंस भी आपको बहुत कुछ हिंट कर देते हैं कि आपको क्या ध्यान देना है। सेम अब ऑप्शन एक्चुअली हमको ये सिखाते हैं कि क्वेश्चन को किस दिशा में लेके जाना है, ठीक है। अभी समझाऊंगा कैसे। तो इसलिए ना ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने चाहिए। अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R3। differential equation has no solution such that y of 0 equals to alpha and y prime at 0 equals to beta। and last option है none of the, ठीक है, none of the। चलो भाई देखते हैं, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोच के आराम से मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से ठीक है। यस, कोई नया बच्चा बताएगा तो आई विल बी हैप्पी कि चलिए आपको समझ में आया, है ना। बताइए। देखिए एल आई दिया हुआ है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब याद करो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ उसका जो फंडामेंटल थ्योरम है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी क्या कंडीशंस हुआ करती थी, ठीक है, आपको साफ पता चल जाएगा और ऑप्शन भी आपकी कुछ मदद कर देंगे शायद। अच्छा, कब यूनिक सोल्यूशन होता था? किसी पेयर ऑफ पॉइंट, जो आपको ये कंडीशन दिख रही है, इससे पास होने वाला सोल्यूशन कब यूनिक होता था? जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो मान लिया सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके यूनिक होने की गारंटी कब होती थी? जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करें। पीछे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट शुड कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे x नॉट को 0 ले लूं तो बताइए लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a नॉट ऑफ x को थोड़ा बाहर ले आइए, एक्स स्क्वायर, तो क्या ये नॉन जीरो हुआ? नहीं। x नॉट के लिए यानी कि हर एक x नॉट कॉमा अल्फा कॉमा बीटा के लिए यूनिक सोल्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, हेंस इट इज डिस्कार्डेड, ठीक है। हाँ, ये लिखा हुआ है फॉर एवरी x नॉट विच इज नॉन जीरो। ध्यान से देखिए, इसी से आपका ध्यान चला जाना चाहिए कि यार मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट कहीं जीरो ना हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने नॉन जीरो वैल्यू चूज करी, लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो गया। जैसे ही लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो हुआ तो ये देखिए ये सारे कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूटी भी अपने आप ही आ जाएगी, पॉलिनोमियल्स के रेशियो है, ठीक है, कंटीन्यूअस फंक्शंस है, सिर्फ एक्सेप्ट एट पॉइंट x इक्वल टू 0 दैट इज एक्सक्लूडेड, हेंस यूनिक सॉल्यूशन। करेक्ट लिखा हुआ है, फॉर जब x इक्वल टू 0 होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर वो पॉइंट निकल के आ जाएं जिनके लिए लीडिंग कोएफिशिएंट 0 है, यानी कि कंडीशन फेल हो रही है, तब कैसे चेक करते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो डायरेक्टली आप इंश्योर नहीं कर सकते कि नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
चलिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है इसको फिर से रिवाइज करिए, देखिए कल की क्लास में आपके सारे डाउट्स एंटरटेन करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।